Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलो नेक्स्ट हेलो सर। हेलो सर। सर मैंने एक पैराग्राफ भेजा है, देखिए ना थोड़ा। भाई कि कोई जीन डोमिनेंट या रिसेसिव कैसे होती है? मान लो दो जीन कैपिटल जीन मान लो पहले इनिशियली दोनों कैपिटल बी थी, जिसकी वजह से किसी कार का कलर ब्लू आता था। ब्लू आता था। अब मान लो दूसरी जीन में कोई म्यूटेशन हो गया, वो एंजाइम जो क्या कर रहा था, जो फ्लावर का कलर ब्लू कर रहा था या एंथोसायनिन का फॉर्मेशन कर रहा था। बी वाली जीन जो है वो एक एंजाइम बना रही है जिसकी वजह से एंथोसायनिन बन रहा है। तो अब बाय चांस इसके अंदर म्यूटेशन हो गई, म्यूटेशन ऐसा हुआ कि सेम एंजाइम अभी भी बन रहा है, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई चीज तो कि इस एंजाइम के अंदर कुछ चेंज ऐसा हुआ, इसकी एफिशिएंसी, एंजाइम की एफिशिएंसी जो है वो कम हो गई, कम एंथोसायनिन बनाने लग गया। क्या कुछ चेंज हो जाएगा क्या? क्या पहले हो जाएगा? बोलो, जिस बच्चे ने पूछा वो आंसर तो दे। बोलो बच्चे। पूछ के भाग जाते हैं। यदि बी वाली जीन जो है उसमें कुछ चेंज हो गया, मान लो वो स्मॉल की जीन में कन्वर्ट हो गया, जिसके अंदर एंजाइम की ताकत कम हो गई, अब वो कम एंथोसायनिन बना पा रहे हैं, तो क्या कलर ब्लू रहेगा कि लाइट ब्लू हो जाएगा? लाइट ब्लू हो जाएगा। मान लो एंजाइम की एफिशिएंसी कम हो जाए या फिर एंजाइम जो है वो बने ही ना, एंजाइम ही नहीं बने, तो क्या ब्लू कलर आएगा क्या? नो सर। अब कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। हाँ। इसका मतलब यदि किसी जीन के अंदर कैपिटल बी जीन है और उसके साथ में स्मॉल बी जीन है, तो तुम क्या देख रहे हो कि ये एंजाइम बनाएगा, इसकी वजह से ब्लू कलर होगा, ये एंजाइम नहीं बनाएगा, नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल दोनों का मिला के क्या हो जाएगा? मिला करके तो इसका लक्षण प्रकट हो जाएगा। यदि एक भी कैपिटल बी आ गई तो एंजाइम बनेगा, उसकी वजह से उसका कलर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो कोई भी जीन डोमिनेंट हो रही है, कैपिटल बी डोमिनेंट है, क्यों? क्योंकि इसका जो एलील है वो क्या है, वो या तो लेस एफिशिएंट है या वो एंजाइम नहीं बना रहा है। तो उन केसेस में क्या होगा, इसके साथ जो दूसरी जीन है वो क्या हो जाएगी, जो काम कर रही है वो क्या हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी। आई बात समझ में? कोई जीन यस। हो जाता है क्योंकि यदि उसके अंदर ऐसा परिवर्तन हो जाए जिससे वो लेस एफिशिएंट हो जाए या एंजाइम नहीं बनाए, तो ऑटोमेटिकली जब दो एलिल पार्टनर होंगे, एक जो एंजाइम बना रहा है प्रॉपर काम कर रहा है और दूसरा वो जो काम नहीं कर रहा है,
करती है वो भी काम करती बट अलग कलर बना देती है, वो अलग कलर बना देती है। तो क्या हो सकता था, को डोमिनेंस हो जाता है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है, बट डोमिनेंस का रिजल्ट तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। हेलो सर। हाँ बच्चों, सर एक डाउट पूछना था ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से। बच्चे सर एक स्थानबद्ध समुद्री एनीमोन हर्मिट केकड़े के कवच के स्तर पर चिपक गया, यह संबंध क्या कहलाता है? इस संबंध को तुम ज्यादा अच्छे से बोलो तो बोल सकते हो इसको प्रोटोकॉपरेशन, प्रोटोकॉपरेशन, जिसमें सर दोनों हिंदी को में बोलिए ना। प्राप्त सहयोग, प्राप्त सहयोगिता, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, लेकिन ये रिलेशन जो है वो परमानेंट टाइप का नहीं। प्राप्त सहयोग सर ना ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका ना डिफिनेशन भी ना कुछ अलग सा दिया है। बच्चे देखो, मान लो कि ये हर्मिट केकड़ा है, और इस केकड़े के साथ एक संबंध बना लिया किसने, सी एनिमोन। क्या करता है, इसके ऊपर ऐसे ग्रो करता है, ग्रो करने लगा तो वो क्या करेगा, इस केकड़े को क्या कर लेगा, हाइड कर लेगा, पाल ऐसे केकड़े। अब कोई प्रेडेटर यदि यहाँ पर आ रहा है, कोई प्रे आ रहा है, तो प्रे जो है वो यहाँ पर आ रहा है, इंसेक्ट वगैरह यहाँ पर। अब क्या हुआ, केकड़ा दिख ही नहीं रहा इसको, क्योंकि उसको तो सी एनिमोन ने खा लिया है। तो क्या होगा, ये जब इसके पास में आएगा तो क्रैब इसको इजीली खा लेगा। क्या केकड़े को बेनिफिट हो गया, क्या हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। यस सर। सर तो इसको सहजीविता बोलेंगे क्या? नहीं, और सी एनिमोन जो है इसको क्या बेनिफिट हुआ, एनिमोन स्थानबद्ध होते हैं, ससाइल होते हैं, लेकिन यदि ये क्रैब के ऊपर है तो जहां भी क्रैब जाएगा उसके साथ ये मूव कर सकता है, भोजन वगैरह इसको आसानी से मिल जाएगा, उसकी तलाश में ये जाएगा, इसको भी फायदा हो गया, तो दोनों को फायदा हो गया। लेकिन क्या इस नेचर में दोनों हमेशा साथ में रहते हैं क्या, नहीं। रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी है क्या, कंपलसरी टाइप का रिलेशन है क्या दोनों के बीच में, नहीं, तो उसको हम सहजीविता बोले क्या, नहीं, क्या बोले उसको, उसको बोलेंगे हम प्रोटो कॉपरेशन, प्राप्त सहयोगिता। समझ गए क्या? सर लेकिन इसमें ना सहजीविता लिखा है, ये प्रीवियस ईयर है सर, 2013 में आया हुआ है। तो यदि तुमको ऑप्शन में ये नहीं मिले, प्रोटो कॉपरेशन नहीं मिले, तो फिर तुम ऑप्शन, तब तुम आंसर देना कॉमन सेंस। उसमें और क्या क्या ऑप्शन है? सर इसमें ना बाह्य परजीविता, सहजीविता, सहयोजिता और एसमेंसेलिज्म, मतलब अंतर परजीविता कुछ पढ़े थे ना हम लोग लास्ट में, जिसमें एक उदासीन और एक को हानि होता है। इसका आंसर भी कॉमन सेंस, ठीक है। कॉमन सेंस में क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है, एक को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर जो है वो कॉमन सेंस में करना, म्यूचुअलिज्म नहीं होगा सर। सर डी होगा बोल रहे हो क्या आप? हाँ, सहभोजिता वाला। सहभोजिता सर इसमें नहीं दिया है, सहजीविता दिया है। सहजीविता, और एक ऑप्शन सहभोजिता भी तो था इसमें। सर इसमें ना बाह्य परजीविता, सहजीविता, सर मैं आपको सेंड कर देती हूँ ना इससे, इसका अच्छा। सर मैंने एक और क्वेश्चन भेजा है, देखिए ना। निम्न में से कौन संलग्नता के प्रयोग के लिए उचित है? संलग्नता का प्रयोग के लिए उचित क्या होगा, एक तो हेटेरोजाइगस हो, एक रिसेसिव हो, तो सबसे बढ़िया। तो इसमें सी वाला जो है वही सही है। दोनों हेटेरोजाइगस है ना, दो दो टाइप के गैमेट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर है सी सही है। सर आंसर बी दिया है लेकिन। नहीं, बी सही है, इसका सही आंसर सी है ना।
क्या सर हो सर सही आंसर? वैसे यदि पूछे तो सही आंसर होना चाहिए था क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ये होना चाहिए। टेस्ट क्रॉस वाला जो है ना वो सबसे सही आंसर, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं दिया है। तो फिर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि यदि ये इस तरीके से भी है तो कौन कौन से जीन पास पास में है क्रोमोसोम में, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रेशियो अलग आएगा। बाकी तीनों से तो तुम्हें नहीं पता। ठीक है, इसका आंसर हाँ नहीं, बी नहीं होगा इसका आंसर। बी आंसर तो तब हो सकता है जब हम इसको बहुत सारे जनरेशन तक देखें, तो वो तो हम किसी से भी कर सकते हैं। फिर बी नहीं होगा तो दूसरा भी हो सकता है। गलत दिया सी आंसर। ठीक है, वैसे एग्जाम में आएगा तो क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए पहला वाला टेस्ट क्रॉस। सर मैं पूछूं अब? रुको बच्चे, ये इसका सही आंसर जाएगा सहयोजिता। सहयोजिता, ठीक है, सहयोजिता या सहभोजिता एक ही बात है। बी सर, बी। बी नहीं, सी सहयोजिता। सहयोजिता। सहयोजिता क्या होता है? कॉमन सेलिस में होता है। चलो एक बार मैं ये क्वेश्चन ना देख लेता हूँ। 2013 नीट का है ना, एक सेकंड अभी इंग्लिश में भी देख लेता हूँ। सर एक और है, देखिए ना। एक सेकंड ठीक। सर हाँ बच्चे, सर आप सहयोगिता किसको बोलते हैं? क्योंकि इसमें तो मतलब सहजीविता, सहभोजिता मतलब एक को लाभ होगा, एक को कुछ नहीं होगा। और अंतर जाति परजीविता मतलब कि जो डी में दिया उसमें एक को हानि और एक उदासीन रहेगा। और परजीविता मतलब एक को लाभ और एक को हानि हो गई। इसमें तो सहयोगिता दिया ही नहीं है, सहयोजिता। बच्चे सेम क्वेश्चन जो है, सहभोजिता या सहयोजिता जो है ना वो कॉमन सेलिस में है बच्चे। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें रिप्लाई कर रहा हूँ। इसका आंसर आएगा कॉमन सेलिस। क्या आएगा? कॉमन सेलिस। सी। एक मिनट, अभी तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। क्या 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 नंबर है बच्चे तुम्हारा? 9930 वाला नंबर है क्या? नो सर, वो मेरा नंबर है। कौन सा नंबर है बच्चे अभी जो तुमने मुझे क्वेश्चन पूछा है? ये सहभोजिता लास्ट में है 5 और फर्स्ट में 7 4। लास्ट में 55 है ना? फर्स्ट में 7 4। हाँ 7 4 8 9 7 9 4 5। अब तुम इंग्लिश में देख लो क्वेश्चन, और उसका आंसर कॉमन सेलिस में होगा। और हिंदी में सहयोजिता वाला, सहभोजिता होता है वैसे तो, सहयोजिता भी बोलते हैं। वो आंसर, ठीक है। तो बी आएगा ना सर जी? इससे देख लो ना बच्चे, रुको वापस से देख लो। इसका सर सहयोगिता क्या आएगा इसका आंसर? नहीं दिया है इसमें। सहजीविता तो म्यूचुअलिज्म होता है। कॉमन सहजीविता जो होता है उसका मतलब म्यूचुअलिज्म है। सहजीविता नहीं है ये। सहजीविता वो रिलेशनशिप होता है जो कंपलसरी होता है, दोनों के बीच में हमेशा मिलता हो, उसके बिना एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, उसे हम सहजीविता बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना रहते हैं। क्रैब अलग रहता है और एनिमोन जो है वो अलग रहता है। ठीक है, सहजीविता नहीं होगा, क्या होगा? सहयोजिता। हेलो सर। हाँ बच्चे, बड़ी राष्ट्रीय लता प्रायः कहाँ अधिक पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, जहां पर लाइट नीचे नहीं आती है तो क्या होता है, प्लांट को ग्रो करना होता है बहुत ऊपर तक। ठीक है, सी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। हाँ, लिनियर लाइनर्स होते हैं, काष्ठीय लता है। सर जी सुनिए ना बस थोड़ा सा। बोलो बोलो बोलो।
सर मतलब कि जो पहले आप बोले उसमें से आंसर भी गलत है, क्योंकि इसमें आंसर भी दिया है मेरे इसमें प्रीवियस ईयर में, तो बी गलत हुआ और सी सही हुआ है ना, सहयोगिता। हाँ सहयोगिता सही होगा, कॉमन सोल्यूशन सही। थैंक यू सर। ठीक है, और कौन क्वेश्चन पूछ ओके रहा है? सर, थैंक और किसका? मेरा भी क्वेश्चन आ रहा है। सर मेरा Bartholins are situated on either side of vagina and human city. Vagina के अंदर ही तो होता है Bartholin gland. सर पर वो होता क्या है उसको बताइए ना। Vaginal fluid, vagina को तरल बनाए रखने में कुछ secretions देता है जिसको हम बोलते हैं Bartholin glands. और सर स्पर्म में 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है? 9+2 अरेंजमेंट किसमें? स्पर्म में। किसमें? स्पर्म में। यस सर। जो भी फ्लैजिला होती है ना, जो भी फ्लैजिला उसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है। सीलिया फ्लैजिला जो होती है ना, तो स्पर्म में भी होता है फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट। ओके थैंक यू सर। चलो आगे बढ़े सर। हाँ बोलो। हाँ सर, जो कॉकरोच होता है ना उसमें, मम्मी तो बोलो ना, कॉकरोच में हाँ क्या? सर, हाँ जो कॉकरोच होता है ना उसमें जो परिसंचरण होता है ना वो कैसे होता है, मतलब कौन से साइड से कौन से साइड जाता है वो बताओ ना एक बार। खुले प्रकार का होगा। जो अपर पार्ट है उसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएगा, लोअर पार्ट में पोस्टीरियर टू एंटीरियर जाएगा। सर मतलब पहले कार्डियल मतलब पेरिकार्डियल में जाएगा, फिर उसके हेड में, उसके बाद फिर पेरिन्यूरल साइनस में। उसको एक बार बता दो ना सर डायग्राम बना के प्लीज, और क्यों ऐसा एक मिनट। देखो कॉकरोच में क्या होता है, सपोज इस टाइप का है कॉकरोच, मतलब ऐसा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हार्ट जो है वो ऊपर की तरफ है कुछ इस तरीके से। चैम्बर ये कुछ इस तरह। यहाँ पर ये जो कैविटी है इसके आसपास में, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस। ये वाला साइनस क्या है? पेरिकार्डियल साइनस। यहाँ पर जो साइनस है पेरिविट्रल साइनस। और यहाँ पर नीचे में यहाँ पर मेरा कौन है? पेरिन्यूरल साइनस। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पर बॉडी ऑर्गन जो यहाँ साइनस के अंदर प्रेजेंट है डायरेक्ट इनको न्यूट्रिएंट मिलेगा। फिर क्या होता है, जो भी ब्लड वगैरह जो भी हीमोग्लोबिन वगैरह है यहाँ से वो एंटर हो जाता है किसके अंदर? ऑस्टियम। अब ये ना जो ऑस्टियम जो है यहाँ से एंटर हो जाता है साइनस, ये सॉरी हीमोग्लोबिन। तो ये ओपनिंग है, ये कैसा है? ये इस टाइप। यहाँ पे छोटी-छोटी ओपनिंग्स, यहाँ से ब्लड क्या है अंदर एंटर, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ऐसे अंदर एंटर होगा। तो क्या होगा, ब्लड यहाँ से अंदर एंटर होता जाएगा और पुश होता जाएगा आगे की तरफ कुछ इस तरीके से हार्ट के अंदर। अब मैंने ये क्या बताया था, एओर्टा है। यस सर। ठीक है, एओर्टा क्या करता है, ब्लड को ऑर्गन्स को यहीं की साइनस को वापस से दे देगा। तो इस तरीके से साइनस के अंदर ब्लड का फ्लो ऐसा होता जाएगा और हार्ट जो उसे पंप करता जाएगा। ब्लड जो है वो यहाँ से लीक होकर के किसके अंदर आ सकते हैं? पेरिविट्रल साइनस के अंदर भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो ब्लड का फ्लो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर क्लियर हो गई बात? सर एरियल मसल्स का यूज और
वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते ना, तो फिर वो कैसे प्रोसेस करता है? कॉन्ट्रैक्शन में करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये जब वो कॉन्टैक्ट करेगा तो वो पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे, जब रिलैक्स होगा तो क्लोज हो जाएंगे। इस तरीके से ओपन क्लोज होता रहेगा, अंदर आता जाएगा करके ये चीज है। हाँ सर, मिटाना मत ना। देखो, हाँ हो गया, थैंक यू, हो गया। और आज डाउट क्लास नहीं है, आज अगला चैप्टर जो है वो पढ़ना है हमको, फटाफट नोट कर लो। सर सर ये लिंकेज वाले एक बार और समझाइए ना, समझ नहीं आया मुझे। क्या क्या समझाऊं? वही सर, लिंकेज वाला वो कैसे आया आंसर, वो समझ नहीं आया। एक मिनट, देखो लिंकेज का पता लगाना होगा तो तुम्हें लिंकेज बड़ा होगा, मतलब ये होमोलोगस कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर ए जीन है, यहाँ पर मान लो स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल बी जीन है, यहाँ पर स्मॉल बी। अब ए और बी लिंक्ड है कि नहीं? यदि लिंक्ड नहीं होते तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो क्या होता है? लिंक्ड नहीं होते तो ए बी, ए के साथ बी, ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी और स्मॉल ए के साथ स्मॉल, ये चारों बराबर बनते कि नहीं बनते? यस सर। तो ये बराबर बनते, और ये बराबर बनते ही पता करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? टेस्ट क्रॉस कर लेना चाहिए। कैपिटल ए सॉरी टेस्ट क्रॉस में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल, एक ही टाइप का जरूर मिलेगा। तो हमेशा यदि मुझे देखना है कि कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट बन रहे हैं तो मैं टेस्ट क्रॉस का पता लगा सकता हूं। यदि टेस्ट क्रॉस में 1:1:1:1 का रेशियो आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, लिंकेज नहीं। लेकिन यदि ये और ये दो टाइप के ज्यादा आ रहे हैं, सॉरी ये वाला और ये दो टाइप के ज्यादा आ रहे हैं और ये दो टाइप के कम आ रहे हैं, तो इससे क्या पता पड़ जाएगा कि लिंकेज है और सिस कंडीशन प्रेजेंट। क्लियर हो गई बात? ये तो पढ़ा था हमने लिंकेज में, कैसे पता करते हैं? टेस्ट क्रॉस से। उसमें क्या होता है? पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा बनेंगे, पैटर्न टाइप के जो है वो ज्यादा बनेंगे, न्यू रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे। होगा कि नहीं? ये सर, लिंकेज होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। टेस्ट क्रॉस से पता। मान लो कंप्लीट लिंकेज, एक बार को मान लो कंप्लीट लिंकेज, तो कंप्लीट लिंकेज होगा तो क्या होगा? कंप्लीट लिंकेज होगा तो सिर्फ दो ही टाइप की गैमेट बनेगी। कंप्लीट लिंकेज होगा तो दो ही टाइप के गैमेट बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। पता करना है तो टेस्ट क्रॉस करवा दो, फिर से पता पड़ जाएगा। सिर्फ दो ही टाइप के ऑप्शन बन रहे, मतलब कंप्लीट लिंकेज है। तो करेक्ट आंसर तो ये होना चाहिए। ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं कोई, तो फिर क्या करेंगे? यदि हम यहाँ पर भी ऐसा ही चीज मान लें तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में यहाँ भी दो ही गैमेट बनेंगे और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी जो होगी वो 4 डिफरेंट टाइप की होगी, न कि 16 डिफरेंट टाइप। तो इससे हमें पता लग जाएगा यदि 16 डिफरेंट टाइप वाली, यदि यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज नहीं है तो 16 डिफरेंट टाइप के ज़ायगोटिक कॉम्बिनेशन तो मिलेंगे, लेकिन उसमें से भी क्या होगा? कुछ टाइप के बहुत ज्यादा मिलेंगे, कुछ कम मिलेंगे। तो इसको यदि इससे ही ड्रॉ कराओगे, सैंपल कराओगे, तो भी हमें पता पड़ जाएगा लिंकेज है कि नहीं है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेंगे इस बेसिस पे। आई बात समझ में? लेकिन यदि सब सारे क्रॉस ऐसे लेंगे जिसमें बराबर ये कैपिटल ए मान लो यहाँ पर स्मॉल बी है, या कैपिटल ए यहाँ पर स्मॉल ए है, कैपिटल बी है, तो इन कंडीशंस में हमें क्या हो जाएगा? भाई क्रॉसिंग ओवर हो चाहे ना हो, बराबर ही तो है, फर्क पड़ रहा है तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उससे हमको नहीं पता पड़ेगा कि लिंकेज है कि नहीं। तो जिसमें सेम दिए हुए वो वाला आंसर रॉन्ग होगा, जिसमें हेटेरोजाइगस दिया हुआ है वो वाला आंसर सही होगा। समझ गए? क्लियर हो गया बात? यस सर। चलो अब तो आगे बढ़े। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि सेल क्या है। क्या तो बच्चा सेल को डिफाइन कर सकता है?
कोशिका क्या परिभाषा होगी, बोलो जो यहाँ पे लिखा शरीर की यूनिट ऑफ लाइफ। अब वही the unit of life cell क्या है, cell is the unit of life. It means what, it means it is fundamental unit, fundamental unit मूलभूत इकाई और structural and functional unit of organism. बोल सकते हो कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, या बोल सकते हो कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। तेरे बाद हर एक जीव में उसका सिद्ध ही बनता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हिस्ट्री की डिस्कवरी। सेल को किसने डिस्कवर, सेल को किसने डिस्कवर बताओ? रॉबर्ट ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक जो है वो एक महान बॉटनिस्ट थे, बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे या फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, जानते हो क्या रॉबर्ट हुक के बारे में? रॉबर्ट हुक को फिजिक्स आती है, बायोलॉजी आती है, दोनों ही आते हैं। रॉबर्ट हुक जो है वो फिजिक्स के साइंटिस्ट। एक टाइम पे इंग्लैंड में सबसे अच्छे सबसे बड़े फिजिक्स के साइंटिस्ट थे वो रॉबर्ट हुक थे, जो रॉयल सोसाइटी में उनके हेड हुआ करते थे, क्यूरेटर हुआ करते थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने सोचा कि बॉटल कॉर्क जो है वो उसका क्यों बनाने लगने का, क्यों बनाने के कुछ खास बात। उनके पास एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ करता था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था। उससे उन्होंने क्या किया, उससे उन्होंने उस बॉटल कॉर्क की थिन स्लाइड बनाई और उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा उन्हें इस तरीके से बहुत सारे चैम्बर्स। ये रॉबर्ट हुक वही है जो हुक्स लॉ पढ़ते हो क्या, हुक का नहीं फिजिक्स में। तो ये इस तरीके से बहुत सारे चैम्बर्स थे अंदर। इस चैम्बर को उन्होंने क्या बोल दिया, तो बोल दिया उन्होंने सेल्यूलर, जिसका नाम बाद में चेंज हो करके क्या हो गया। इस तरीके से उन्होंने डिस्कवर किया। ये जो सेल दिख रहा था यहाँ पर, इनको दिख रहा था ये लिविंग सेल था कि डेड सेल था? डेड सेल था। सेलों की बाउंड्री में देखो, पहले साइंटिस्ट ने थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया। इसके पहले भी एक साइंटिस्ट मार्पी की, उन्होंने देखा होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, चैम्बर जो है उसको उन्होंने सेल बोल दिया और इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई और उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को लिखा कि जो माइक्रोग्राफी लंबी होती उसके अंदर इन्होंने अपनी इस इंफॉर्मेशन को लिखा। ये 1667 में तो इस तरीके से पहली कोशिका जो है उसकी डिस्कवरी हो गई थी। लेकिन इसके बाद कितने साल बाद, लगभग 10 साल, एक और व्यक्ति थे जो कपड़ों की दुकान चलाते थे, बटन वगैरह बेचा करते थे। ऐसे एक आदमी थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। उन्हें भी शौक था माइक्रोस्कोप से चीजों को देखने का, लेकिन उनके पास रॉबर्ट हुक की तरह कोई बड़ा सा बढ़िया सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं था। उन्होंने खुद अपने लेंस वगैरह बना करके, इसके कांच को और लेंस बना करके उन्होंने अपना एक खुद से सिंपल सा माइक्रोस्कोप जो बनाया हुआ था, जिसके अंदर वो कुछ चीज रखते थे और ऐसे आपके पास रख करके देखते थे उसको। तो 10 साल बाद जब वो एक बार ऐसे ही देख रहे, क्या देखते थे वो देखते थे दुनिया भर की जितनी भी गंदी गंदी चीजें होती थी उनको देखते थे। तालाब का कोई गंदा पानी नहीं आती, दांतों के अंदर जो टाटू होता था वो ले लेते थे, सीमेंट ले लेते थे। ऐसे वो दुनिया भर की गंदी गंदी चीजें हैं उसे लेकर के माइक्रोस्कोप में देखते रहे। एक बार उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप से देखते टाइम कुछ छोटी छोटी सी चीज थे वो इधर उधर भाग रहे, बैक एंड फोर्थ मोशन कर। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो बहुत छोटा सा कोई ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टाइप का। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, फर्स्ट लिविंग सेल जो उनके तो सेल की डिस्कवरी और लिविंग सेल की डिस्कवरी में थोड़ा सा।
first living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek. और एंटोन वॉन लीवेनहॉक कोई महान साइंटिस्ट नहीं थे, मतलब एक नॉर्मल से आदमी थे वो, जो जिनको क्यूरियोसिटी थी, वो चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते थे, उनके पास ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी थी, उसको यूज किया उन्होंने जो फाइंडिंग्स निकाली, जो उनको मिला, उससे उन्होंने अपने पेपर में लिख करके और भेज दिया किसको, रॉयल सोसाइटी। सेल की डिस्कवरी के 10 साल बाद, लगभग 1665 में ना, तो 1675 के आसपास की बात है ये, जो मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूं। रॉबर्ट हुक ने देखा कि अच्छा ये तो कुछ कहानी हो गया है, लग रहा है कुछ बढ़िया डिस्कवर कर लिया। रॉबर्ट हुक से गए, उन्होंने देखा कि यस ये तो सही बात है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि सेल जो है, लिविंग सेल जो है, वो उन्होंने देखे ना, जो इधर उधर क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की है, लीवेनहॉक पढ़ा था तुमने, उन्होंने सीमेन की डिस्कवरी की है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो लीवेनहॉक ने डिस्कवर की, और इस तरीके से उनको क्या किया गया, इनको सम्मानित किया गया, इन्हें क्वीन विक्टोरिया के साथ में जो है वो सम्मानित किया गया, और इन्हें मौका मिल गया, ये जितने क्या होंगे साइंटिस्ट हो गए। इसके बाद नाम पढ़ते हैं एंटोन वॉन। एक्सक्यूज मी सर। हां बच्चे, सर आपका साउंड ना कम आ रहा है और ना ब्लर भी है वीडियो। क्लियर तो है सर सभी। तो आपका नेटवर्क कोई दिक्कत नहीं, अभी हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा और तेज बोलने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हें सुनाए और अच्छे से दे। तो इस तरीके से सेल की डिस्कवरी पूछे तो रॉबर्ट हुक बोलना, और प्रथम लिविंग सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करें कि प्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था, तो उसे बोल, तो क्या आंसर करोगे, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था। और फिर इसके बाद में ये यहाँ से सेल की कहानी स्टार्ट हुई, फिर बहुत सारे लोग जो ऑब्जर्व कर रहे थे डिस्कवर कि आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं सेल की, कैसा होता है, और ये सब ऑब्जर्व करते करते बात पहुंचेगा 1838-39 की बात है, जब सेल थियरी क्या है, कोशिका सिद्धांत सेल थियरी। देखो क्या होता है सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत जो है वो मेनली दिया था दो साइंटिस्ट ने, कौन, स्वान, स्लाइडेन और स्वान, एंड थियोडोर स्वान। ये साइंटिस्ट जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट, और स्वान जो है वो जर्मन जूलॉजिस्ट। यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो है थोड़ा सा हमें मिस्टेक दिया हुआ है, ब्रिटिश साइंटिस्ट दे दिया है, जबकि दोनों क्या थे, जर्मन थे, एक ने ब्रिटिश दे दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना बॉटनिस्ट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1838 और 1839 में बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, उसके अंदर देखा कि प्लांट जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं इकाई के बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। ऐसे ही स्वान ने एनिमल में देखा, दोनों ने सेम चीज ऑब्जर्व की प्लांट और एनिमल के अंदर, और एक कंबाइंड सेल थ्योरी जो है दे दिया उन्होंने। क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट थी सेल थ्योरी के, क्या कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज made up of cells and its products। कोशिका और उनके उत्पादों के बने होते हैं हर एक जीव, और क्या बोल दिया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर बेसिक यूनिट जो है वो सेल है, वो ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बना हुआ होगा, ठीक है। लेकिन यदि इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करें वायरस के ऊपर, तो वायरस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। फिर क्या हुआ, फिर और भी साइंटिस्ट जो है चीजें डिस्कवर करते रहे, और 1855 में एक साइंटिस्ट, कौन, रुडोल्फ
रुडोल्फ वर्शो ने क्या किया, उन्होंने एक पॉइंट 1855 में रुडोल्फ वर्शो ने क्या किया, एक पॉइंट इसके अंदर और भी ऐड कर दिया। इस धरती पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके रिलेटेड साइंटिस्ट लोग सोचने लगे, तो रुडोल्फ वर्शो ने देखा कि कोई भी नया सेल अपने आप नहीं बन रहा है, जो भी सेल है वो पहले जो सेल थे उनसे ही विभाजन करके बन रहे हैं। तो इन्होंने सेल लीनिएज थ्योरी दे दी थी, जिसमें तीसरा पॉइंट ऐड कर दिया उन्होंने, क्या, जिसको उन्होंने बोला ओमनीज सेलुलर ओमनीज सेलुलर सेलुलर का मीनिंग क्या होता था, मीनिंग होता था The organism evolved from pre-existing arises from pre-existing। नई सेल जो होती है वो पहले वाले कोशिकाओं से ही बनती है, प्री-एक्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। तो ओमनीज सेलुलर सेलुलर भी इसके अंदर ऐड हो गया। तो इस तरीके से मुख्य 3 पॉइंट हैं इसके। क्या बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? हाँ बच्चे, एनसीईआरटी में श्वान को ब्रिटिश साइंटिस्ट लिखा हुआ है, जो कि गलत दिया हुआ है, एनसीईआरटी मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल थ्योरी मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। बाद में क्या हुआ, बाद में ये सेल थ्योरी और एडवांस हो गई, जिसे हम बोल देते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, या फिर सेल डॉक्ट्राइन, या फिर सेल प्रिंसिपल। क्या ऐड कर दिया, देखा गया कि हर एक सेल के पास कोश का झिल्ली है, कोश का द्रव्य है, उसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो ऐसा लगभग सभी कोशिकाओं में है। तो उन पॉइंट्स को भी बाद में सेल थ्योरी में ऐड कर दिया गया, जिसे बोल दिया गया मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत या सेल प्रिंसिपल, ठीक है, या सेल डॉक्ट्राइन, ऐसा नाम दे दिया गया, ठीक है। तो हालांकि हमारी इनसे इतना ज्यादा कुछ नहीं है, सेल थ्योरी क्या होती है इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, कौन कौन से 3 पॉइंट्स है ये तुम्हें पता होने चाहिए। क्लियर हो गई बात इतनी सबको? हेलो सर, ये 3rd पॉइंट और बताइए ना। तो कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट सर। थर्ड पॉइंट सेलुलर, हर नई सेल पहले वाली किसी कोशिका के विभाजन से बनी हुई। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल, पहले से जो सेल है वही डिवाइड करके नई सेल बनाती है। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल, ठीक है। क्लियर हो गई बात? थैंक यू। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि सेल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सेल जो है वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। किस बेसिस? उनके कंपोजिशन या ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस, ठीक है। क्या क्या टाइप हो सकते हैं? उनके आकार के बेसिस पे, अलग अलग आकार के बेसिस पे, अलग अलग शेप के आकृति के हो सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? यस, देखो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस आधार पर बताओ सबसे पहले अकॉर्डिंग टू साइज, आकार के बेसिस पे यदि हम देखें तो बहुत सारे डिफरेंट साइज के सेल्स हमें देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखना। क्या पॉइंट्स? जैसे यदि मैं बात करूं इस दुनिया के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? बोलो। स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ। यहाँ भी एक पॉइंट दिया हुआ माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, अलग अलग एक ही बात है, एक ही बात है। टाइप होता है, साइज क्या होता है पीपीएलओ का? 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर। जो स्मॉलेस्ट वाला है वो 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। जो स्मॉलेस्ट होगा वो कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर। जो 0.1 से 0.3, ठीक है। इसके बाद यदि मैं तुम्हें पूछूं कि बैक्टीरियल सेल का एवरेज साइज क्या होता है? जो जीवाणु कोश का है उसका एवरेज साइज क्या होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर।
या इसको भी मैं 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर का एवरेज 0.2। ऐसे ही यदि मैं बात करूं कि एनिमल सेल का साइज क्या होता है या यूकेरियोटिक सेल का एवरेज साइज क्या होता है, कितना 10 to 20। देखो पॉइंट में 0.2 0.3 3 to 5 माइक्रोमीटर 10 to 20 या 30 माइक्रोमीटर के आसपास। तो क्या देख रहे हो 10 गुना लगभग बढ़। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया के अंदर सबसे छोटी कोशिका तुमने देखी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? सर ऑक्सीजन का लार्जेस्ट है सर आप क्या बोलते हैं माइकोप्लाज्मा का साइज को 0.1 से 0.5 लिखे हो क्या? तो सर बुक में तो 0.3 माइक्रोमीटर दिया है ना, उसके बाद नीचे में दिया है कि बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। हो सकता है, तो मैंने रेंज में लिखा है। जो स्मॉलेस्ट माइक्रोप्लाज्मा होता है वो 0.1 का होता है। एवरेज साइज की बात करें तो 0.3 होता है बीच में। ओके सर, थैंक यू। लार्जेस्ट सेल एनिमल की बात करें तो ऑस्ट्रिच एग होता है 15 सेंटीमीटर का। क्या तो बच्चों मुझे लार्जेस्ट प्लांट सेल के बारे में बता सकते हैं? लार्जेस्ट प्लांट सेल बोलो, नहीं बताइए। ग्रीन एलगी ऐसे तो बोले अंधेरा आएगी। मनुष्य के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सर नर्व सेल सबसे बड़े होते हैं शायद। इनका तुम्हें आंखों में दर्द हो रहा है? सर बहुत छोटा दिखता है आप। आंखों में दर्द हो रहा है तुमको? बच्चे देखो क्या होता है ना, जब भी मोबाइल पे तुम ज्यादा देर पढ़ते हो, क्योंकि क्या होता है कि मैं तो ठीक साइज का लिख रहा हूँ, साइज में लिख रहा हूँ, लेकिन ये तुम मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल की स्क्रीन की साइज छोटी होने की वजह से तुम्हें ये दिक्कत हो सकती है। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें या तो लैपटॉप या टैबलेट के ऊपर ये देखना चाहिए, तो तुम्हें थोड़ा बड़ा भी दिखेगा। और उसका लाइट वगैरह जो है वो भी प्रॉपर एडजस्ट हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। दोनों ही केस में आइस के ऊपर स्ट्रेन ज्यादा होता है। सर लेकिन आप सच में थोड़ा सा बड़ा लिखा करो ना, हम लोग को नहीं दिखता, सब यस मोबाइल सर, पे क्योंकि पढ़ते हैं। सबके पास लैपटॉप नहीं होते सर। देखो असल में क्या है ना कि मैं जो साइज मतलब मैं लिख रहा हूँ तो मैं देखता भी रहता हूँ, तो मुझे ये ठीक लगता है, साइज मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, मैं और बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जितने वर्ड से जितना चीज मुझे बोर्ड पे लिखना है उसके लिए मुझे इतना साइज चाहिए। ठीक है, तो यदि तुमको प्रॉब्लम ज्यादा है इस चीज का, मतलब ये जनरल प्रॉब्लम है, ये मैं मेरे सब्जेक्ट के या उसके रिलेटेड नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि यदि हम कभी भी मोबाइल पे या उसमें पढ़ते, मोबाइल की स्क्रीन उतनी बड़ी है जितना बड़ा नॉर्मली बोर्ड पे हम एक इतना ये जितना बड़ा माइक्रोप्लाज्मा लिखा हुआ है ना, इससे छोटा तुम्हारा मोबाइल है जो रियलिटी है। मतलब यहाँ पे यदि एक्चुअल साइज को देखें तो जितना बड़ा मैं सिर्फ माइक्रोप्लाज्मा लिख रहा हूँ उससे छोटा तुम्हारा मोबाइल का साइज होता है। तो वर्ड्स तो बहुत छोटे दिखेंगे ही, वर्ड्स तो बहुत छोटे दिखेंगे। मैं तुम सोचो कि तुम्हारे मोबाइल पे सिर्फ एक माइक्रोप्लाज्मा दिख रहा होगा ना लिखा हुआ, तो भी तो वो एक सफिशिएंट साइज का होगा जितना तुम नॉर्मली देख सकते हो या विजिबल होगा। तो इसीलिए बेटर ये रहेगा यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे आंखों पे स्ट्रेन कम पड़े और ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि तुम ज्यादा देर पढ़ते हो मोबाइल, थोड़ा देर नहीं पढ़ते, ये नहीं कि चलो आधे घंटे ही पढ़ रहे 1 घंटे ही पढ़ रहे, तुम तो अभी 5-5 6-6 घंटे पढ़ते हो। तो इतना देर मोबाइल पे पढ़ने में तुम्हारे नहीं किसी की भी आंख पे स्ट्रेन ज्यादा है। और ये ऑनलाइन स्टडी का सबसे बड़ा डिमेरिट है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें बच्चों के आइज के ऊपर स्ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो करना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, बच्चे मोबाइल जितने के आते हैं उतने का ही लैपटॉप वो आता है टैबलेट, वो तुम ले सकते हो। और दूसरा ब्राइटनेस वगैरह जो है वो चीजें थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करो, है ना, ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करो। और ब्राइटनेस कम रखना चाहिए कि ज्यादा? बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा रखोगे तो आंखों पे चुभेगा,
बहुत कम रखोगे तो दिखेगा नहीं, तो इतना मीडियम होना चाहिए, इतना दिखे और आपको तो ज्यादा लाइट। सर स्टडी मोड रहता है सर। ठीक है, मेरा तो फुल पे रहता है ब्राइट के हमेशा। ये चीज जो है वो बहुत मतलब मैं तुम्हें सर आई प्रोटेक्शन करके रहता है ना, उसको दबा दो प्रियंका आप। और ये कोड ऑन रखो। इसको ना टीवी से कनेक्ट कर लो। होता है कि मतलब ऐसे ऐप आते हैं जिससे कि तुम अपने मोबाइल को अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे ऐप आते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए मेरे घर में अमेज़न फायर स्टिक है, अमेज़न फायर स्टिक। तो अमेज़न फायर स्टिक के अंदर ऐसे ऐप होते हैं जिससे कि हम अपने मोबाइल को डायरेक्टली कास्ट कर सकते हैं टीवी के ऊपर। हाँ सर, मेरा कास्ट हो जाता है अब। हाँ, तो ऐसे सब ऐप भी आते हैं। यदि सर कनेक्टर ही आता है डायरेक्ट टीवी में अटैच करने के लिए। तो ये सारी चीजें जरूर से यूज करो, है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं छोटा नहीं लिख रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ ना उसका साइज सफिशिएंट है। छोटा दिखेगा क्योंकि मोबाइल ही यस सर विजिबल है, दिख रहा है। लार्जेस्ट प्लांट सेल जो है वो क्या होता है, एसिटाबुलेट होता है प्लांट के लिए। ठीक है, एनिमल के लिए ऑस्ट्रिच है। लॉन्गेस्ट सेल, अच्छा मैंने पूछा था बॉडी ह्यूमन के लिए स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, कोई बच्चा बता मेरा। सर लॉन्गेस्ट नर्व सेल्स। लॉन्गेस्ट जो है वो नर्व सेल होगा, बिल्कुल सही बात है। लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट स्टेपिस। और यदि कान सारे एनिमल्स में बात करो तो जिराफ के अंदर जो नर्व सेल्स होंगे वो लॉन्गेस्ट। ठीक है, और लार्जेस्ट ह्यूमन के अंदर यदि बात करूं तो एग जो होता है ह्यूमन का लार्जेस्ट सेल है, और स्पर्म जो है ह्यूमन का स्मॉलेस्ट सेल है। यानी ह्यूमन का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल मिलकर के सारी दुनिया चला। ठीक है, चलो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल की साइज जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब ऐसे ही सेल की शेप की बात करें तो सेल की शेप क्या होता है। शेप्स आरबीसी कैसा होता है, आरबीसी डिस्क शेप का होता है और बाइकॉन्केव शेप, बाइकॉन्केव राउंड होता है। ठीक है, तो इस टाइप का सेल। यदि इरेगुलर सेल की बात करें डब्ल्यूबीसी कैसा है, इरेगुलर शेप का। ऐसे ही यदि हम बात करें ट्यूबरल एपिथेलियम की सेल्स हमने देखी थी, कैसी थी, लॉन्ग सेल्स, लॉन्ग एंड स्लेंडर यानी कि पतला और लंबा, लॉन्ग एंड थिन और टॉल, लॉन्ग और टॉल सेल्स, पतले और लंबी कोशिका। यदि हम देखें कोई कोशिका जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचिंग्स वगैरह हो, कौन सी सेल है ये, न्यूरो सेल्स। ब्रैकी की बात करें, ब्रैकी जो है वो दीर्घीकृत कोशिका है, लॉन्ग कौन है, ब्रैकी। और क्या दिया है इन में, मीसोफिल्स है, ओवल और राउंड शेप की सेल्स होती है, ओवल और राउंड। क्या ये सब कुछ एंसेट दिया हुआ है क्या? तो ऐसे डिफरेंट शेप जो है वो कोशिकाओं के हो सकते हैं। अब सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, उसकी बेसिस पर हम देखते हैं कि दो टाइप की सेल, कौन से कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पर, कौन से प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक। सर इलोंगेटेड के ऊपर में क्या लिखे हो, ब्रैकेट है, ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होता है, वाहिनी। हाँ पढ़ा हुआ तो ये सब कुछ नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, बहुत सारा पढ़िया तो सेल का नंबर तो कई बार जब टीचर पढ़ाते हैं तो सेल वो चैप्टर होता है जिसे वो सबसे पहले पढ़ाना पसंद करते हैं।
नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या देखिए चीज बहुत डिटेल में तुमने पढ़ी है क्या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में किस चीज तुमने अपनी डिटेल बहुत डिटेल में पढ़ी है क्या और क्या जब पढ़ा रहा था मैंने तुम्हें बोला भी था बताया भी था बार बार कि तुम्हें सेल वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में मिलेगा जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं क्या तुम्हें याद है यस सर। तो फिर अभी यहाँ पर हो गया वो पूरा प्रोकैरियोटिक सेल वाला पार्ट जो वो सीधे आ जाओ यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर में हम देखते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल्स क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस पता है सेल वॉल का जो का डिफरेंस है सेल आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो होती है इनके अंदर सेल सेल वॉल के ठीक नीचे क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो एक ही बात है क्या या प्लाज्मा लेमा बोलो एक ही बात है क्या Yes, sir. हाँ सर। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा सब कुछ प्लाज्मा फिर अंदर होता है क्या साइटोप्लाज्म अब प्लांट सेल के अंदर नॉर्मली हम देखते हैं कि इसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है 90% स्पेस ऑक्यूपाइड सेंट्रल इस सेंट्रल वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक होता है वो कहां पर चला जाता है किनारे में। परिधि पे चला जाता है साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो हो सकते हैं कौन कौन से ऑर्गेनेल हो सकते हैं एनिमल सेल से डिफरेंट देख रहे हैं हम यहाँ पर हो सकता है क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स क्या माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया ये नंबर कम हो लेकिन उपस्थित बताओ कोष कौन सा कोष का अंदर जो है वो सबसे बड़ा है आंसर कौन सा सेल ऑर्गेनल प्लांट के अंदर सबसे बड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखो डायग्राम देख करके कंपेयर करो वैक्यूल Vacuole. Vacuole. देखो वैक्यूल को कुछ साइंटिस्ट जो है वो सेल ऑर्गेनेल भी मानते हैं कुछ जो है वो इसे इंक्लूजन बॉडी भी मानते हैं वैक्यूल का साइज जो है वो तो डिपेंड करता है कि वो कितना पुराना सेल है मेस्टोमेटिक होगा तो उसके अंदर तो वैक्यूल एब्सेंट पेरेन्काइमा वगैरह होगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा वैक्यूल तो ऑप्शन जो है उसमें वैक्यूल नहीं देगा तुम्हें वैक्यूल जो है तो वैक्यूल को लेना भी नहीं क्योंकि उसको मेनली हम सेल ऑर्गेनेल में ना रख करके दूसरे में रखते हैं इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस इनमें से पूछे तो न्यूक्लियस यस न्यूक्लियस के बाद सेकंड नंबर पे कौन सबसे बड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया की क्लोरोप्लास्ट 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 सबसे बड़ा न्यूक्लियस फिर क्लोरोप्लास्ट फिर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है कुछ इस तरह तो ऐसा होता है कुछ एक प्लांट सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स लाइक
मिटोकॉन्ड्रिया last in the chloroplast are the nucleus Golgi body कुछ राइबोसोम्स इसके ऊपर लगे होंगे कुछ राइबोसोम भी होंगे कौन से राइबोसोम होंगे इसके अंदर 70s की ATS राइबोसोम वेक्टोर ठीक है और बहुत सारे इंक्लूजन बॉडीज वगैरह भी ऐसा होता है कुछ सॉरी प्लांट्स एनिमल सेल की यदि हम बात करें तो एनिमल सेल के अंदर जो आउटरमोस्ट कवरिंग होगी वो क्या होगी आउटरमोस्ट कवरिंग एब्सेंट सेल वॉल एब्सेंट होगा प्लाज्मा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन भी हो सकते हैं जो कि हमने क्या है माइक्रोविलाई। ठीक है मोस्टली इनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंट्रिओल भी प्रेजेंट है सेंट्रिओल गोल्गी बॉडीज जो है वो भी प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया भी माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं और कौन से सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम्स वगैरह भी होंगे सेल इंक्लूजन से वगैरह भी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इधर है साइटोप्लाज्म यहाँ पर जो दिख रहा है इसके लिए सेंट्रिओल सेंट्रिओल का डिफरेंस है दोनों में इसका न्यूक्लियस राइबोसोम सेम है ATS राइबोसोम तो ऐसे कुछ मेन चीजें जो है यहाँ पे मैंने बॉडी अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो मेन डिफरेंसेस है उनकी एक बार वापस से बात कर रहा हूँ सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में एब्सेंट जनरली प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल मोस्टली ठीक है वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है टेम्पररी वैक्यूल बन सकता है न्यूक्लियस नॉर्मली प्लांट सेल में पेरिफेरी पे होता है जबकि एनिमल सेल में मोस्टली सेंटर में प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होता है ठीक है प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम ज्यादा एनिमल सेल में होते हैं प्लांट सेल में कम होते हैं क्योंकि वैक्यूल भी डाइजेशन में हेल्प करता है ठीक है सेंट्रिओल प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो ये मेन डिफरेंसेस हैं किसके अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या क्लियर है बातें सबको क्लियर है क्या सर ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जाल हाँ अब इसकी पेरोक्सिसोम क्या होते हैं? क्या क्या बच्चे पेरोक्सिसोम क्या होते हैं?
Peroxisomes माइक्रो बॉडीज, peroxisomes, glycosomes, glycosomes, kerosomes, ठीक है। peroxisomes एनिमल और प्लांट दोनों में ही मिलते हैं। प्लांट में होता है peroxisome, एनिमल में। अब एक सेल के बारे में देखना है। सबसे पहले देखो सेल और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक सेल जो है उसके अंदर दो मेन कंपोनेंट, दो मेन कंपोनेंट में एक सेल वॉल और दूसरा प्रोटोन। सेल वॉल और प्रोटोन। सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग पार्ट होता है, जिससे हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ की बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म को फिर से तीन पार्ट, कौन सा? एक तो बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर तीन टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं, या साइटोप्लाज्म को पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो कौन कौन सा हो सकता है? एक हो सकता है हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म जो क्या है, एक तरीके से मैट्रिक्स वाला पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है हाइलोप्लाज्म। और दूसरा जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम ट्रोफोप्लाज्म, यानी जो लिक्विड या मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो ट्रोफोप्लाज्म होगी। और ट्रोफोप्लाज्म के अंदर भी दो चीजें होंगी, एक होगी सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन्स। सेल के अंदर जो ऐसे डेड पार्टिकल्स वगैरह कुछ प्रेजेंट होते हैं, नॉन लिविंग पार्टिकल्स, मान लो प्रोटीन पड़ा हुआ है या स्टार्च पड़ा हुआ है, ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है, लिपिड पड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल इंक्लूजन। उसे क्या बोलते हैं? सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन के एक बार फिर वो यूज करते हैं हम यूटोप्लाज्म भी बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेल जो है वो कितने टाइप का होगा? सेल ऑर्गेनेल को हम तीन कैटेगरी में बोलते हैं। कौन सी तीन कैटेगरी है? एक होती है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एकल झिल्ली परिबद्ध कोशिका। दूसरी होगी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, क्या होगा? दोहरी झिल्ली परिबद्ध कोशिका। और तीसरा होता है मेम्ब्रेन लेस, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का उसके अंदर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज। कुछ लोग जो है वो इसके अंदर वैक्यूल को भी रखते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में कौन आता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल में क्या आते हैं? राइबोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, यूटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन वगैरह आ जाएगा। साइटोस्केलेटन जो है वो यूटोप्लाज्म है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट है सेल के। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अलावा एनिमल सेल में एक और कवरिंग होती है जो सबसे बाहर की तरफ होती है, और बैक्टीरिया में भी होती है वो सबसे बाहर की तरफ होती है, उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिस। थर्ड कवरिंग ग्लाइकोकैलिस भी हो सकती है। ठीक है, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर या फिर एनिमल सेल। सर लाइसोसोम के नीचे क्या लिखे हो? माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्म माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज सूक्ष्म। ऐसी बातें क्लियर है सबको? अब एक एक यस सर। ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना सेल। तुम लोग एनसीईआरटी की बुक से जब पढ़ रहे होंगे तो एक बार वापस से यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल को रिवाइज कर लो। आज जब घर पे तुम रिवाइज कर लोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो वहां पर प्रोकैरियोटिक सेल को एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे। यदि कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई बात भूल गए हो, नहीं समझ आए तो कल मुझे पूछो। नेक्स्ट देखो सेल वॉल कोशिका भित्ति। किसका बना? किसमें प्रेजेंट? प्रेजेंट इन बता कौन से सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स और इसी को कहेंगे बैक्टीरियल सेल्स। मेरा क्या नंबर में और भी किसी में होता है क्या? फंगल सेल्स एंड एल्गल। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि किसमें ये किसका बना हुआ है? नो सर। ठीक, तो सीधे आ जाओ अब प्लांट सेल। देखिए प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल कैसा होता है, किसका बना हुआ है? प्लांट सेल सेल वॉल forms the outermost covering प्लांट सेल के अंदर आउटरमोस्ट कवरिंग जो होगा बना देते हैं सेल वॉल बना देते हैं। ठीक है, सेल वॉल किसका बना होता है? सेलोज, हेमिसेलोज, पेक्टिन्स इनका बना होता है। सीधे देखो कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट के अंदर सेल वॉल जो है उसकी कंपोनेंट्स। ये तो लोग पूछेगा तो बताओ सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया? तो अभी तक जो पढ़ा हुआ है हमने उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो कि सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया? बोलो। वो स्वान और स्वीडन वाले ने। स्वीडन में। स्वान गलत। स्वीडन बस आएगा मतलब। रॉबर्ट हुक ने सर। यस बिल्कुल सही, रॉबर्ट हुक जो है। कैसे पता पड़ गया बच्चे तुमको? सर हाँ बोलो। सर रॉबर्ट हुक ने तो उसको डिस्कवर मतलब कि उसको देखा ना और डिस्कवर किया उसको, लिवेन और एंटोन लिवेनहॉक ने उसको मतलब उस पे कार्य किया था ना। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा था कुछ ऐसे चैनल। ये जिंदा सेल थी कि मुर्दा सेल? डेड सेल। डेड सेल। तो डेड सेल यदि ये थी तो क्या इसके पास सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये सब प्रेजेंट था कि नहीं था? नहीं था। डेड सेल है उस सेल के पास क्या प्रेजेंट? सेल वॉल। तो सेल वॉल उन्होंने जिस चीज को ऑब्जर्व किया था वो क्या था? वो सेल वॉल था जो कि प्रेजेंट था बाकी सारे
ऐड होते थे। वही सेल वॉल क्या बनाता बनाता इसको रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले वही क्या थी वो सेल वॉल ही थी। समझ गए? तो रॉबर्ट हुक बोलना ज्यादा सही रहेगा, इस सेल वॉल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर। समझ गए क्या? अब जब हम इस सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें तो इस सेल वॉल के अंदर मेनली 3 कंपोनेंट कौन कौन से? पहला इसके अंदर होते हैं माइक्रोफैब्रिल्स। माइक्रोफैब्रिल्स जो कि क्या बना रहे हैं स्ट्रक्चरल और फ्रेमवर्क कंपोनेंट, यानी जो उसका फ्रेमवर्क बना रहा है वो है माइक्रोफैब्रिल। किसका बना होता है? माइक्रोफैब्रिल किसका बना होता है? कौन बनाता है इसका फ्रेमवर्क? सेलुलोज का बना होता है। दूसरा कंपोनेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? पानी होता है, सेलुलोज के अलावा हेमीसेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ लिपिड्स, ये सब मैट्रिक्स होते हैं। और थर्ड कंपोनेंट वो होता है एक्स्ट्रा डिपोजिट्स। एक्स्ट्रा डिपोजिट्स में क्या आते हैं? एक्स्ट्रा डिपोजिट्स में आते हैं लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, कैनियन, सिलिका, म्यूसिलेट, ऐसी चीजें भी उनके अंदर एक्स्ट्रा डिपोजिट हो सकती है। तो ये इनके कंपोनेंट्स। अब एक एक कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, कैसे सेल वॉल को बनाते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं सेल वॉल, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? सर माइक्रोफाइब्रिल्स क्या है? माइक्रोफैब्रिल सेलुलोज के बंडल्स। सेलुलोज के बंडल्स जो है वो माइक्रोफैब्रिल्स होते हैं। ओके सर। चलो तो इसके बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इतना चीज पढ़ के आना। ठीक है? एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। सर सर थैंक यू। बोलो बोलो। सर आप कॉकरोच की आई में विभेदन क्षमता कम होती कि ज्यादा होती है? डिम लाइट में कम होगी, बैड लाइट में सही होगी। हाँ। ऐसे विभेदन क्षमता तो है ही ना उसके पास, लेकिन और सुग्राहिता बोले तो? क्वेश्चन भेज देना, यानी किसी क्वेश्चन में तो भेजना तो है ना। हाँ सर मैं आपको डाल देती हूँ।